Good morning, dear student. Today we will discuss balance and unbalanced budget. बजट क्या है ये डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक बार बता देती हूँ, बजट जिसमें किसका डिस्कशन किया जाता है, यानी बजट का अभिप्राय जिसमें गवर्नमेंट के रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर शामिल होते हैं, उसे बोलते हैं बजट। बजट जनरली होता क्या है? बजट, मैं कह रही हूँ आपका बजट क्या है, तो बजट मतलब आपके पास कुछ आपका ऐसा सोर्स जिसमें आपने अपनी रिसिप्ट को भी शामिल किया है और अपने एक्सपेंडिचर को भी, उसे ही तो बजट बोलते हैं। जैसे माइक्रो में भी पढ़ा था, बजट क्या है सिंपल अगर शब्दों में कहे तो कोई भी वस्तु को जब हम परचेज कर रहे थे, परचेज करते समय अपने बजट को ध्यान में रख रहे थे। बजट क्योंकि हमारे पास कुछ रिसिप्ट है यानी कुछ मनी आई है, अब उसमें से हमें क्या करना है, एक्सपेंडिचर, तो वो कहलाया जाता है बजट। ऐसे ही यहाँ हम गवर्नमेंट बजट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि गवर्नमेंट बजट क्या है, जिसमें गवर्नमेंट क्या शो करती है, अपने रेवेन्यू को और एक्सपेंडिचर, यानी आय किससे आएगी और जो आय आएगी उसको ही क्या करेंगे, खर्च करेंगे। जो हमारे पास आय आती है यानी मनी हम जो रिसीव करते हैं उसी को तो क्या करते हैं, खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं उसी में से। ऐसे ही इसलिए इसमें सबसे पहले तो रेवेन्यू आता है, क्योंकि सबसे पहले गवर्नमेंट अपने आय के साधन ढूंढती है, किससे मनी उसको रिसीव होगी, ठीक है, इनकम किससे जनरेट होगी, फिर उसमें से ही क्या करती है, वो एक्सपेंडिचर करती है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा है एंड नेक्स्ट फिर हमने किसका कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एक्सपेंडिचर। जब तक रेवेन्यू नहीं तो एक्सपेंडिचर होगा ही नहीं। तो बजट दोनों से ही मिलकर बनता है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू यानी आय, और आय को तो खर्च करना ही पड़ेगा, चाहे आय जीरो ही क्यों नहीं हो, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जब आय जीरो होती है तब भी एक्सपेंडिचर तो मिनिमम करना ही पड़ता है। तो गवर्नमेंट बजट में भी यही शो किया गया है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। तो हमने काफी डिस्कशन कर लिया कि घाटा भी चलता है, बजट डेफिसिट भी होता है। डेफिसिट मत मीन्स एक्सपेंडिचर ग्रेटर है किससे, रिसिप्ट से, ठीक है। रेवेन्यू मतलब रिसिप्ट जो आ रही है, ठीक है, रिसिप्ट हम बोलेंगे यहाँ पर, एक्सपेंडिचर और मैं रेवेन्यू बोल रही थी, इसमें रिसिप्ट मिस कहने का मतलब रेवेन्यू नहीं, कैपिटल रिसिप्ट, उसको हम रिसिप्ट कहेंगे, कितनी रिसिप्ट आ रही है, ठीक है। रेवेन्यू भी हमारी आय है, वही रिसिप्ट का ही पार्ट है। यहाँ हम मेन रिसिप्ट यूज करेंगे वर्ड, ठीक है। रिसिप्ट में फिर दोनों ही आ जाएगी, कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट, कितने रिसिप्ट है और कितने एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ अभी तक हमने डेफिसिट भी पढ़ लिया है, कैसे डेफिसिट होगा कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसिप्ट से, अब रिसिप्ट में दोनों ही आ जाएंगे, चाहे वो कैपिटल है चाहे वो रेवेन्यू। लेकिन बैलेंस बजट भी तो आता है। अब इसी के आधार पर जो अभी हमने डिस्कशन किया कि कभी एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो कभी रेवेन्यू ज्यादा है, कभी एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू मतलब रिसिप्ट लीजिए, ठीक है, कभी रिसिप्ट ज्यादा है तो कभी एक्सपेंडिचर ज्यादा है। हमने ये डिस्कशन किया, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है, अभी तक हम यही डिस्कशन कर रहे थे, तो डेफिसिट हो जाता है, यानी बजट क्या है, डेफिसिट है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन ये भी तो आती होगी, जब रेवेन्यू ज्यादा है, सॉरी रेवेन्यू के प्लेस पर आप यूज करेंगे रिसिप्ट, जब रिसिप्ट ज्यादा है तो रिसिप्ट ज्यादा है तो वो सरप्लस बजट कहलाया जाएगा, ठीक है। फिर वो उसे हम क्या कहेंगे, सरप्लस बजट। तो हम यहाँ पर यही डिस्कशन करेंगे। और अगर दोनों इक्वल है तो रिसिप्ट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, दोनों इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, बैलेंस बजट। तो आज के टॉपिक में हम यही डिस्कशन करेंगे कि बैलेंस एंड अनबैलेंस बजट क्या है। बैलेंस बजट तो जिसमें रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल है वो बैलेंस कहलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब रिसिप्ट ग्रेटर है एक्सपेंडिचर कम है, तो देखिए रिसिप्ट यानी आय तो ज्यादा आ रही है और खर्चा कम कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, सरप्लस बजट है। और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिप्ट कम है तो हम क्या कहेंगे, डेफिसिट बजट है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और उनकी मेरिट और डिमेरिट, क्योंकि कोई भी
चाहे आप ये कहे, वैसे तो हम जनरली कहते हैं बैलेंस सबसे बेटर माना जाता है, ठीक है, बैलेंस सबसे बेटर माना जाता है जहाँ रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल में आ गए, लेकिन फिर भी इसकी मेरिट और डिमेरिट्स है, वो आज हम डिस्कशन करेंगे कि क्या इसकी मेरिट और डिमेरिट है। देखिए बैलेंस बजट क्या है। अब बैलेंस बजट इज दैट बजट, ये वह बजट होता है इन विच गवर्नमेंट रिसिप्ट आर इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बैलेंस आते ही हमेशा इक्वल कर दीजिएगा, रिसिप्ट को किसके इक्वल कर देंगे आप, एक्सपेंडिचर के इक्वल कर देंगे, तो ये कहलाया जाएगा बैलेंस बजट। तो गवर्नमेंट रिसिप्ट इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, गवर्नमेंट यूज करना है क्योंकि यहाँ बजट यूज हो रहा है, बजट किसका है, गवर्नमेंट का, और रिसिप्ट इसमें अब दोनों ही शामिल होगी और एक्सपेंडिचर भी दोनों ही शामिल होंगे, चाहे वो रेवेन्यू है चाहे वो कैपिटल है, दोनों ही शामिल होंगे, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं आप अलग से इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ तो अब गवर्नमेंट के बजट की बात की गई है। तो गवर्नमेंट का बजट जिसमें टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों ही आते हैं, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा गवर्नमेंट रिसिप्ट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वर्ड आप यूज करेंगे, तो ये कहलाया जाएगा बैलेंस बजट जिसमें गवर्नमेंट रिसिप्ट इक्वल होती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के। एक्सपेंडिचर से आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आता है मेरिट और डिमेरिट्स क्या है, क्योंकि इक्वालिटी तो हमें बहुत अच्छे से आती है, हमने माइक्रो में भी इक्वालिटी काफी पढ़ी है, कब इक्वल होगा, इक्वल कोई दो कॉन्सेप्ट है, दोनों इक्वल हो गए तो इक्विलिब्रियम, वही बैलेंस है, ठीक है, डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गई, यही बैलेंस कहलाया जाएगा। तो ये हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो बैलेंस बजट में हमने देखा कि रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल है, तो हम कहेंगे बैलेंस बजट है, ना तो रिसिप्ट ज्यादा है ना ही एक्सपेंडिचर, दोनों इक्वल रेशियो में चल रहे हैं। बैलेंस बजट अच्छा माना जाता है, लेकिन इसके मेरिट देख लेते हैं और फिर इसके डिमेरिट्स देख लेते हैं, शॉर्टकमिंग। देखिए कहाँ अच्छा माना जाएगा कहाँ नहीं। पहले तो मेरिट की बात करेंगे कि मेरिट क्या है। द गवर्नमेंट डजंट इंड्यूस इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। अगर बैलेंस बजट है, बजट अगर बैलेंस है, ठीक है, बजट जिसमें रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर शामिल है और वो बैलेंस है, तो बैलेंस में इट मीन्स कि कोई भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, इंड्यूस नहीं है, शामिल नहीं है गवर्नमेंट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर में। अब बैलेंस बजट इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बैलेंस बजट निश्चित करता है कि फाइनेंशियल क्या बनी हुई है, स्टेबिलिटी बनी हुई है, यानी रिसिप्ट भी आ रही हो और हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट भी है एक्सपेंडिचर के लिए और कर भी रहे हैं। इट इज सिग्नल फिस्कल डिसिप्लिन, ये तो हमने कल डिस्कशन किया था, ये फिस्कल डिसिप्लिन का पार्ट माना जाता है। फिस्कल डिसिप्लिन यानी एक्सपेंडिचर रिसिप्ट दोनों इक्वल है और रिसिप्ट में बोरोविंग को छोड़कर, क्योंकि बोरोविंग यहाँ लेनी नहीं पड़ेगी, डिसिप्लिन में चल रहा है। बोरोविंग कब लेते हैं, जब फिस्कल क्या होता है, डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मीन्स एक्सपेंडिचर ज्यादा है, किससे, रिसिप्ट से। अब रिसिप्ट में वो बोरोविंग छोड़ दीजिए, तो यहाँ फिस्कल डेफिसिट मतलब फिस्कल हम वर्ड यूज करते हैं गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल मतलब यानी एक लेखा वर्ष में, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर में एक, जो कि अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च माना जाता है, तो वो फिस्कल डिसिप्लिन बना हुआ है। यहाँ फिस्कल का मतलब ये है, तो फिस्कल मीन्स कि एक्सपेंडिचर किसके इक्वल है, रिसिप्ट के इन द इकोनॉमी। बैलेंस बजट निश्चित करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और ये फिस्कल डिसिप्लिन का प्रतीक माना जाता है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल है। However, during the, अभी यहाँ एक कंडीशन बताइए, ड्यूरिंग दी जनरल डिप्रेशन ऑफ 1930 में, बेटा एक मंदी काल आया था पूरे वर्ल्ड में, द पॉलिसी ऑफ बैलेंस बजट वाज सेवरल क्रिटिसाइज, यानी इसकी बहुत आलोचना की गई। उस वक्त बहुत ही मंदी चल रही थी 1930 में, तो वहां पर उस समय बैलेंस बजट की आलोचना की गई। क्यों की गई वो हम देख लेंगे अभी डीमेरिट्स में क्या इसकी आलोचना है। इट वॉज देन दैट दी फॉलोइंग शॉर्टकमिंग ऑफ बैलेंस बजट वर हाईलाइटेड। क्या इसकी आलोचना की गई वो ये देखिए। पहले तो इसके मेरिट पता होने चाहिए। सबसे पहले मेरिट्स की, गवर्नमेंट अगर रिवेन्यू रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल है, इट मींस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर वो नहीं कर रही, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बनी हुई है, रिसिप्ट भी आ रही है, एक्सपेंडिचर भी कर रही है और फिस्कल डिसिप्लिन है, ठीक है, घाटा नहीं है। लेकिन फिर भी एक मंदी का समय बताया गया है जिसमें इसी बैलेंस बजट को अच्छा नहीं माना गया। इसकी आलोचना की गई कि बैलेंस बजट हर समय जो है आप हर समय अप्लाई नहीं कर सकते, ये एक अच्छा प्रतीक नहीं माना जाता। अगर आप हर समय इसको अप्लाई करते हैं, हर समय बैलेंस बजट की कोशिश करते हैं, तो ये अच्छी कंडीशन नहीं मानी जाती। किसके अंतर्गत ये अच्छी कंडीशन नहीं मानी जाती, वो इसके डिमांड्स बताएंगे। देखिए क्या, बैलेंस बजट डजंट ऑफर एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट।
बैलेंस बजट क्या कहता है? डजंट ऑफर एनी सॉल्यूशन। बैलेंस बजट जब मंदी काल होता है तो बैलेंस बजट कोई सोल्यूशन नहीं करता, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं प्रकट करता है, शो नहीं करता बैलेंस बजट। कैसे देखें? When unemployment is linked with the lack of aggregate demand। देखिए जब बेरोजगारी है, मंदी काल है और बेरोजगारी चल रही है, क्या चल रही है आप खुद सोचिए, बेरोजगारी चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है इकोनॉमी में। अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर करोगे? सिंपल सा, इन्वेस्टमेंट करके। ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे एज अ प्रोड्यूसर के रूप में। अब गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन तो करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे तो लोगों को क्या देना पड़ेगा? रोजगार। तो आप ये देखिए, अगर इकोनॉमी में भारी बेरोजगारी चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है और उस वक्त आप अपने बजट को केवल बैलेंस की कैटेगरी में ही शामिल करते रहे, बैलेंस ही बनाए रखे। बैलेंस बता, रिसीट एक्सपेंडिचर हमने इक्वालिटी में ला रखा है, एक्सपेंडिचर ग्रेटर नहीं कर रहे। लेकिन जब बेरोजगारी की समस्या है, ठीक है, जब बेरोजगारी की समस्या है, मींस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो आप कैसे बैलेंस बजट को फॉलो कर सकते हो? नहीं, उस वक्त इकोनॉमी में बैलेंस बजट फॉलो नहीं होगा। बेरोजगारी दूर करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट इवन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सब बढ़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट होगा तभी लोगों को यूनिट बनेगी, जीडीपी बढ़ेगा, तभी लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार। क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। तो इट मीन्स अगर हम देखें तो बैलेंस बजट यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पाएगा, बैलेंस बजट इस सिचुएशन को पूरा नहीं कर पाएगा जब बेरोजगारी है। ध्यान से सुनिए, जब बेरोजगारी है तो बैलेंस बजट बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकता। बेरोजगारी दूर करने के लिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। इट में जो हमने सेकंड टर्म पढ़ी है, रिसिप्ट के अलावा एक्सपेंडिचर बढ़ाने ही पड़ेंगे। एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, देंगे तो बेरोजगारी काफी हद तक क्या हो जाएगी? दूर। तो इसके लिए बेटा सरप्लस बजट अपनाया जाता है जब बेरोजगारी होती है। तो बैलेंस बजट एक सोल्यूशन नहीं देता अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम का। When unemployment is linked with lack of aggregate demand। और बेरोजगारी क्यों चल रही है? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड क्या है? कम है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कम है। इट हैपन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्री ड्यूरिंग 1930 का मैं बता रही हूँ समय, जो 1930 है, इतनी ज्यादा मंदी काल थी जो हमारी यूरोपियन कंट्री है, जैसे रशिया है, जर्मनी है, यूके है, स्विट्जरलैंड है, बहुत भारी डिप्रेशन काल चला था। तो उसके अंतर्गत उसमें बैलेंस बजट शो नहीं किया गया, फिर उसमें डेफिसिट बजट को फॉलो किया गया। डेफिसिट बजट मींस एक्सपेंडिचर ज्यादा और रेवेन्यू मींस रिसिप्ट कम। तो यहाँ पर इतना बेटा सफिशिएंट है डी मिनट्स में, क्योंकि ये 1 मार्क्स में आ जाते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन 1 मार्क्स में जरूर आ जाता है। तो छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए कि बैलेंस बजट है तो बैलेंस बजट अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में क्या बैलेंस बजट अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकता है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि बेरोजगारी दूर करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बस एक्सपेंडिचर क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस प्रकार दूर हो जाएगी कौन सी प्रॉब्लम? अनएम्प्लॉयमेंट की। आगे, बैलेंस बजट इज नॉट कंड्यूसिव टू ग्रोथ इन लेस डेवलप्ड कंट्री। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, बैलेंस बजट कंड्यूसिव नहीं होता, अनुकूल नहीं होता किसके ग्रोथ में? लेस डेवलप कंट्री। जैसे हम कहे हम डेवलप तो नहीं, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। तो हमारे लिए हर बार बैलेंस बजट को ही शो किया जाए, इसी को केवल फॉलो किया जाए, एक्सपेंडिचर बढ़ाओ ही मत, तो लेस डेवलप कंट्री के लिए अच्छा प्रतीक नहीं माना जाता है। कि स्टार्ट ऑफ ग्रोथ इन दिस इकोनॉमी डिपेंड ऑन अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर अगर इकोनॉमी को आगे ले जाना है तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना ही पड़ता है, जिसके कारण डेफिसिट क्या हो जाता है? बजट क्रिएट हो जाता है। और डेफिसिट बजट के कारण ही जो इकोनॉमी है, लेस डेवलप जो इकोनॉमी है, वो आगे की ओर क्या हो जाती है? डेवलप होने लग जाती है, वो अपने स्टेप एक आगे बढ़ा लेती है, बैकवर्ड नहीं रह जाती। अगर इकोनॉमी को आगे बढ़ना है, इकोनॉमी को आगे रन करना है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट मीन्स एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, और एक्सपेंडिचर बढ़ गया इट मीन्स कौन सा बजट आ गया? डेफिसिट बजट।
तो अगर क्लियरली हम यहाँ पे कंक्लूजन देखें, कंक्लूजन यही निकल कर आता है, बैलेंस बजट तो कहलाया जाता है जिसमें रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल है। मेरिट डिमेरिट्स की बात करें तो गवर्नमेंट, हाँ जी, बैलेंस बजट शो करता है कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी हुई है, डिसिप्लिन बना हुआ है। लेकिन अगर हम देखें कौन सी सिचुएशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ध्यान दीजिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है तो बैलेंस बजट वहां पर इसका कोई सोल्यूशन नहीं देगा। उसके लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा कौन सा, डेफिसिट बजट। और लेस डेवलप कंट्री के लिए बैलेंस बजट अनुकूल नहीं होता, क्योंकि ग्रोथ अगर बढ़ाना है तो एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर करोगे तो बजट आ जाएगा डेफिसिट, तो डेफिसिट बजट ही वहां फॉलो करना होता है। तो ये था बेटा बैलेंस बजट। जनरली वैसे बहुत ही कम आता है, लेकिन 3 मार्क्स में आ जाता है तो आ जाए, अदरवाइज 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है इनमें से क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बाकी ये जो है कुछ वैसे ही न्यूमेरिकल टर्म दिखाई हुई है कि किस तरीके से रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर इक्वल होते हैं। ये ऐसा टॉपिक आता नहीं है, बस वैसे ही जनरली शो किया हुआ है, थोड़ा सा बता देते हैं। चलिए, डज बैलेंस बजट लीव एग्रीगेट डिमांड अनअफेक्टेड इन द इकोनॉमी। ये कह रहे हैं क्या बैलेंस बजट लीव एग्रीगेट डिमांड अनअफेक्टेड इन द इकोनॉमी। अगर बैलेंस बजट है तो भाई एग्रीगेट डिमांड अनअफेक्टेड ही रहेगी इकोनॉमी में, क्या वही वो छोड़ देगा? नहीं जी। देखिए यहाँ क्या है, जैसे कि नो इज द ऑब्वियस रिप्लाई, हाउ इट हैपन, कैसे गवर्नमेंट बजट इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ बस एज्यूम करके बताया, वैसे टॉपिक आता नहीं है, फिर भी वैसे एक बार रिवाइज करा देती हूँ। गवर्नमेंट रिसीप्ट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसे क्या बोलेंगे? बैलेंस बजट है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा टैक्स रिसिप्ट का एक साधन है, और कोई साधन नहीं बोला, कैपिटल नहीं बोला, तो 100 ही आता है तो 100 ही खर्च कर देते हैं। मान लीजिए 100 इंक्रीज हुआ है, 100 जितना आया 100 उतना ही क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया, तो एग्रीगेट डिमांड 100 ही बढ़ गई। टैक्स 100 डजंट डिक्रीज एग्रीगेट डिमांड बाय 100, ठीक है। जैसे ही 100 रिसिप्ट आती है उसको क्या कर दिया जाता है, एक्सपेंडिचर कर दिया जाता है, खर्च कर दिया जाता है। अगर टैक्स 100 नहीं भी आएगा तो भी एक्सपेंडिचर तो करना ही पड़ेगा मिनिमम, जैसा आपने पढ़ा है। ये तो आए हो गए रिसिप्ट, अगर आए नहीं भी आई तो भी एक्सपेंडिचर करना ही पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं बैलेंस बजट ये नहीं है एग्रीगेट डिमांड को अनअफेक्टेड कर देगा। भाई एग्रीगेट डिमांड तो होगी, डिमांड तो होगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, चाहे आय क्या हो, जीरो हो, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किया गया है। मान लीजिए टैक्स 100 डिक्रीज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल बाय 100। मान लीजिए डिस्पोजेबल इनकम, लोगों की आय 100 है और एमपीसी क्या है 0.5, यानी आय में से 100 में से कितना खर्चा कर रहे हैं वो 0.5, यानी 50 रुपए क्या कर रहे हैं वो खर्चा कर रहे हैं, 50 रुपए क्या कर रहे हैं खर्चा कर रहे हैं। यहाँ तो ये गवर्नमेंट का बता दी कि गवर्नमेंट 100 रिसीव कर रही है, 100 रिसीव कर रही है और फिर उसमें से ही क्या करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड 100 होगी। और अगर लोगों का मान लीजिए पीपल की बात की गई है, प्राइवेट पीपल की, अगर उनकी आय मान लीजिए 100 है तो एमपीसी 0.5 है, इट मींस 50 तो वो क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, 50 क्या करेंगे, सेविंग करेंगे। तो इकोनॉमी में कितनी और जो है इंक्रीज हो जाएगी एग्रीगेट डिमांड। तो हम कहेंगे 100 तो थी ही जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा था, ठीक है। मींस अगर हम देखें तो 100 में से 50 क्या हो जाएगी एमपीसी, यानी कंजप्शन कर दिया जाएगा। तो यहाँ बस इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड कितनी इंक्रीज जाएगी, 50 इंक्रीज हो जाएगी। बस इतना ही सॉल्यूशन है इसका। जनरली सिंपल रूप से अगर मैं कहूँ ओरली विदाउट मैथिकल विदाउट कैलकुलेशन, तो यहाँ सिर्फ आपको इतना लिखना है कि जो बैलेंस बजट है इसका अभिप्राय मान लीजिए बैलेंस बजट का कि रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल है। लेकिन एग्रीगेट डिमांड ये नहीं है कि बैलेंस बजट है तो एग्रीगेट डिमांड भाई अनअफेक्टेड रहेगी, एग्रीगेट डिमांड तो होगी ही, डिमांड तो होगी ही, चाहे आय क्या हो, जीरो हो, चाहे रिसिप्ट नहीं भी आ रही हो, तो एग्रीगेट डिमांड तो करनी ही पड़ेगी। फिर यहाँ जैसे बता दिया है, मान लीजिए टैक्स ही एक साधन है जिसके द्वारा गवर्नमेंट को आय प्राप्त हो रही है, 100 ही प्राप्त हुई, 100 ही उसने खर्च कर दिए, ठीक है। ये तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया एग्रीगेट डिमांड में। एग्रीगेट डिमांड बनता है ना जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आ गया, ठीक है, और कंज्यूमर का भी एक्सपेंडिचर आ गया, सबके एक्सपेंडिचर आते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो 100 उसने एक्सपेंडिचर कर दिया। फिर उसके बाद लोगों को बताया, मान लीजिए लोगों की आय 100 है और वो 0.5 एमपीसी, एमपीसी 0.5 मतलब
डिस्कशन किया था ना, यानी 50% आय का भाग क्या कर रहे हैं, वो खर्च कर रहे हैं, इनकम का पार्ट 50% खर्च करते हैं। तो अब डिमांड कितनी बढ़ जाएगी, तो अगर नेट इंक्रीज देखे एग्रीगेट डिमांड में तो 100 तो पहले हो रही थी, 100 और इंक्रीज होगा यानी 50 इंक्रीज जाएगी। बस यही आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ बेटा मैं बता चुकी हूँ बैलेंस बजट क्या है, होप क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल टॉपिक जिसमें कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी हुई है। और कहाँ पर ये आप लागू नहीं कर सकते, कहाँ पर कौन सी समस्या को दूर नहीं करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अनबैलेंस बजट, क्योंकि बैलेंस तो हो गया, बैलेंस क्या है जिसमें रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल है। अब हम डिस्कशन करेंगे अनबैलेंस बजट क्या है। तो एन अनबैलेंस बजट इज दैट बजट, यह वह बजट होता है इन विच जिसमें रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की इक्वल नहीं होती, तभी तो अनबैलेंस है, वरना तो किस में आ जाता, बैलेंस में आ जाता, ठीक है। जिसमें रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर इक्वल नहीं है। तो अगर रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर इक्वल नहीं है तो दो ही सिचुएशन उत्पन्न होगी, या तो रिसिप्ट ग्रेटर है या फिर एक्सपेंडिचर ग्रेटर है। रिसिप्ट ग्रेटर है तो सरप्लस हो जाएगा, ज्यादा आ रहा है ना, और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो डेफिसिट हो जाएगा। और दोनों ही लागू कहीं ना कहीं किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। देखेंगे कौन से सिचुएशन में लागू करेंगे, देखें। सरप्लस बजट, दिस इज बजट, ये वह बजट है इन विच गवर्नमेंट रिसिप्ट आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसमें गवर्नमेंट के रिसिप्ट ज्यादा होती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नेम से इंडिकेट है सरप्लस बजट, तो आप इसका मीनिंग बना लेंगे खुद ही, मैं इतना आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। सरप्लस बजट है, बजट आया है केवल, तो इसमें गवर्नमेंट के बजट शामिल कर लीजिए, यानी गवर्नमेंट वर्ड यूज कर लीजिए, गवर्नमेंट रिसिप्ट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। टोटल भी लिख सकते हो आप, लेकिन गवर्नमेंट लिखे, गवर्नमेंट के बारे में बात की गई है। अब सरप्लस बजट क्या है, सरप्लस बजट एस्टिमेट जिसमें रिसिप्ट ग्रेटर है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से। अब आते हैं मेरिट और डिमेरिट्स और सरप्लस बजट की। मेरिट और डिमेरिट्स क्या है, सरप्लस बजट जिसमें रिसिप्ट ज्यादा एक्सपेंडिचर से इज डिजायर व्हेन द इकोनॉमी इज बैटलिंग इन्फ्लेशन। देखिए ध्यान से, बैलेंस बजट में अंडरलाइन करा दिया, जब बेरोजगारी की समस्या है बैलेंस बजट वहां यूज नहीं होगा। बैलेंस बजट कहाँ तो कौन सा बजट यूज होगा, अनएम्प्लॉयमेंट में, डेफिसिट। सरप्लस में देख लेते हैं, सरप्लस बजट इज डिजायर व्हेन द इकोनॉमी इज बैटलिंग इन्फ्लेशन ड्यूरिंग टू एक्सेस एग्रीगेट डिमांड। जब इन्फ्लेशन है बेटा, इन्फ्लेशन मतलब भारी मात्रा में एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई तो इतनी है ही नहीं। क्या हो रहे हैं, प्राइस बढ़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं, इसके जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई इतनी नहीं कर पाएंगे, तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन, इट मींस इन्फ्लेशन की सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी। अब इन्फ्लेशन दूर करने के लिए, इन्फ्लेशन इसलिए है क्योंकि एडी ज्यादा है, एडी को क्या करना पड़ेगा, कम। एडी कम कैसे होगा, डिस्कशन किया था। एडी मतलब हम खर्चा कर रहे हैं, खर्च क्यों कर रहे हैं, हमारे पास मनी है, हमारे पास क्या है, मनी। तो ये मनी ले लो, इस मनी को अपने पास अट्रैक्ट कर लो, अपने पास ले लो। जब हमारे पास मनी ही नहीं बचेगी, कम बचेगी, तो हम कम खर्चा करेंगे, तो एडी हमारे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए इसमें इसलिए सरप्लस बजट वहां यूज किया जाता है। सरप्लस यानी गवर्नमेंट रिसिप्ट ज्यादा होती है, ज्यादा रिसिप्ट पर फोकस, टैक्स इंक्रीज कर दिए जाते हैं, इसे बोलते हैं गवर्नमेंट रिसिप्ट के। ज्यादा रिसिप्ट के रूप में वो फोकस करती है, लोगों की आय को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तो सरप्लस बजट जब इन्फ्लेशन है, यहाँ पे चाहे आप हाईलाइट कर लीजिए, इन्फ्लेशन लिख लीजिए एरो करके, इन्फ्लेशन में सरप्लस बजट अच्छा माना जाता है, ठीक है। सरप्लस बजट प्लग द इन्फ्लेशन गैप बाय लोअरिंग द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। और सरप्लस बजट क्या करता है, जो इन्फ्लेशनरी गैप है उसको लोअर कर देता है। एडी लोअर हो जाता है, क्यों, क्योंकि रिवेन्यू जो गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है वो बढ़ गया है, ठीक है। टैक्स के रूप में कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा रही है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर रही है। सिंपल, यही इसके मेरिट है। और मेन इसमें आपको ये अंडरलाइन करना है कि इन्फ्लेशन के दौरान, इन्फ्लेशन में इसको यूज किया जाता है। अब आता है डीमेरिट्स क्या है, एज सरप्लस बजट टेंड टू लोअर द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। हमने ये देखा कि सरप्लस बजट क्या कर देता है, एग्रीगेट डिमांड को लोअर कर देता है, क्योंकि लोगों की आय तो चली गई गवर्नमेंट के पास ज्यादा पार्ट, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, यानी एडी को कम कर दिया। इफ देयर इज नो डिजायर ड्यूरिंग, लेकिन ये कहाँ पे सही नहीं होगा, जब डिप्रेशन काल है यानी मंदी काल है,
तब आप इसको यूज नहीं कर सकते सरप्लस बजट को। इफ सरप्लस बजट पॉलिसी इज कॉन्स्टेंटली परस्यू, गवर्नमेंट इसी को परस्यू कर देगी तो एडी और रिड्यूस हो जाएगा और भारी मात्रा में बेरोजगारी हो जाएगी इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंसती ही जाएगी। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप जिसमें जीडीपी कम है, आय कम है, रोजगार कम है, बेरोजगारी ज्यादा है, उसे बोलते हैं लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, जो हमने डिस्कशन किया था लास्ट चैप्टर में। तो अगर हम डिमेरिट्स इसकी देखें, सरप्लस बजट क्या कहता है कि एडी कम कर देता है, ये डिमांड को कम कर देता है क्योंकि मनी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर देता है, रेसिप्ट में गवर्नमेंट की ज्यादा हो जाती है। लेकिन ये इन्फ्लेशन में तो अच्छा माना जाता है, लेकिन जब डिफ्लेशन है, मंदी काल है, तो मंदी काल में ऑलरेडी डिमांड कम है और उसमें आप सरप्लस बजट अगर आप यूज करो, रिसिप्ट और ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, लोगों की आय और आपके पास चली जाएगी, डिमांड और कम हो जाएगी। डिमांड और कम मतलब बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न और हो जाएगी, जो कि अच्छी स्थिति, अच्छी सिचुएशन नहीं मानी जाती एक कंट्री के लिए। हर कंट्री बेरोजगारी को दूर करने के नए नए स्टेप उठाती है और ये कंटिन्यू बना रहे, ये अच्छा प्रतीक नहीं माना जाता। ये एक पॉवर्टी का संकेत है, इकोनॉमी में पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी मतलब पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये कहलाया जाता है बेटा सरप्लस बजट। सिंपल था। अब आता है डेफिसिट बजट। क्या है? सरप्लस कर लिया तो आई होप डेफिसिट आप बहुत जल्दी कर लेंगे। डेफिसिट मीनिंग तो कर ही लेंगे जी, एक्सपेंडिचर ज्यादा, कौन सा गवर्नमेंट यूज करना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ग्रेटर है किससे, गवर्नमेंट रिसिप्ट से। अब आता है डेफिसिट बजट एस्टिमेटेड, जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ग्रेटर है और गवर्नमेंट जी बेटा एस्टिमेटिव वर्ड यूज करना है। एस्टिमेट क्यों वर्ड यूज करना है मैंने बताया था, क्योंकि गवर्नमेंट बजट है तो इसमें जो भी अमाउंट है वो एस्टिमेट किया हुआ होता है। मान लीजिए खर्च 100 करोड़ का करने वाली है, एस्टिमेटेड जो नहीं 100 ही होगा, लेकिन एक एस्टिमेट अमाउंट ये शो करती है। तो एस्टिमेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है गवर्नमेंट रिसिप्ट से, एस्टिमेट यूज करते हैं तो ज्यादा बेटर मीनिंग बन जाता है। केन्स एंड अदर मॉडर्न इकोनॉमिक, केन्स तो है बेटा मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, मैक्रो का फादर है, इसने स्ट्रेस दिया है डेफिसिट बजट पर और इसके मेरिट देखिए। डेफिसिट बजट क्या है जी, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, बेरोजगारी दूर करनी है, तो इस पर आ जाइए डेफिसिट बजट पर। केन्स क्या कह रहा है, डेफिसिट बजट एक इंस्ट्रूमेंट है अगर मंदी काल को दूर करना है। अकॉर्डिंग टू हिम डिप्रेशन इज फेज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हेन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लो ड्यूरिंग टू द लेवल ऑफ लो लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। केन्स क्या कह रहा है कि मंदी काल के समय डेफिसिट बजट अच्छा माना जाता है, क्योंकि मंदी काल है, मंदी काल में एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी होती है और डेफिसिट बजट मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा मीन्स प्लान आउट, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा इट मीन्स जीडीपी ज्यादा भी होगा, लोगों को ज्यादा आउटपुट, उत्पादन ज्यादा होगा, आउटपुट ज्यादा, लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार। तो डिप्रेशन वह स्थिति है जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट लो है। अभी फिलहाल मंदी काल का बताया, मंदी काल क्या है, जिसमें इन्वेस्टमेंट कम होता है क्योंकि डिमांड भी कम है, और डेफिसिट बजट में रिसिप्ट कम होती है, रिसिप्ट मतलब टैक्स कम कर दिए जाते हैं, तो लोगों की आय बचेगी, आय बचेगी तो उसको खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो एडी बढ़ेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। प्लांट आउटपुट इज, क्योंकि आपने बेटा एग्रीगेट डिमांड का पढ़ा है ना, एग्रीगेट डिमांड के क्या कॉजेज हैं, कैसे उसको ठीक करते हैं, वही सारे स्टेप आपको यहाँ यूज करने हैं। प्लांट आउटपुट इज मच लोअर, तो ये वह स्थिति होती है मंदी काल जिसमें प्लांट आउटपुट, प्लांट ई वर्ड यूज करना है, लोअर है, किससे लोअर है, देन दी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, जिसमें उत्पादन जितना हम कर सकते हैं उससे कम किया जा रहा है, ये वह स्थिति है। अनएम्प्लॉयमेंट बिकम अ नेशनल प्रॉब्लम, और एक नेशनल प्रॉब्लम बन जाती है अनएम्प्लॉयमेंट। डेफिसिट बजट रेज द लेवल, नेशनल एम्प्लॉय प्रॉब्लम हमारी राष्ट्र की प्रॉब्लम बन जाती है, उसको दूर करना उसी की भारी जिम्मेदारी बन जाती है। डेफिसिट बजट इस प्रकार रेज करता है एग्रीगेट डिमांड को, कैसे, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हाई कर दिया जाता है और इनडायरेक्टली बाय इंड्यूसिंग ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ज्यादा ग्रेटर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाता है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो, टैक्स कम कर दिए जाते हैं, प्रोड्यूसर को सब्सिडी, टैक्स में छूट सब दे दिए जाते हैं ताकि वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे। तो इस प्रकार ये इसकी मेरिट बनती है और फुलफिल कर पाता है अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को, यानी डिप्रेशन में, मंदी काल में की सिचुएशन को दूर करता है डेफिसिट बजट। ध्यान दीजिएगा, मंदी काल की सिचुएशन, डिप्रेशन में कौन सा बजट फॉलो किया जाता है, डेफिसिट।
और इन्फ्लेशन में तेजी काल है, इन्फ्लेशन में कौन सा बजट फॉलो किया जाता है? सरप्लस बजट। लेकिन अब इसके डिमेरिट्स तो देख लेते हैं, डिमेरिट्स क्या है। डिमेरिट्स देखिए, डेफिसिट बजट इज नॉट डिजायर्ड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। रिवर्स कर दीजिए, इन्फ्लेशन में तो ये अच्छा नहीं माना जाता, इट इज पीरियड, क्योंकि यह वह पीरियड होता है इन्फ्लेशन जिसमें एडी तो वैसे ही ज्यादा है अपने एएस से, जितना उत्पादन कर सकते हैं एडी उससे ज्यादा है और प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। डेफिसिट बजट वह सिचुएशन है जिसमें एएस को हम इंक्रीज कर ही नहीं सकते क्योंकि सारे रिसोर्सेज का प्रयोग कर चुके हैं, अब उत्पादन जीडीपी नहीं बढ़ा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ भी गई हो लेकिन वस्तुओं का आउटपुट हम नहीं बढ़ा सकते। वुड फर्दर इंक्रीज द गैप बिटवीन, यानी एडी और एएस में बहुत ज्यादा अंतर आ गया है और इन्फ्लेशनरी गैप भी इससे राइज होता जाएगा, वस्तुओं के प्राइस इंक्रीज होते जाएंगे। फिर एक सिचुएशन वेज प्राइस स्पाइरल उत्पन्न होती जाएगी, प्राइस बढ़ेंगे, वेजेस बढ़ेगी, फिर वो इनकम एक बढ़ी हुई तो मिलेगी लेकिन वो उसको फिर खर्च करेंगे, फिर प्राइस बढ़ेगा, ये सिचुएशन चलती ही रहेगी, इसलिए इन्फ्लेशन में नहीं अच्छा माना जाता। तो अगर सिंपली हम रीजन देखें, सरप्लस बजट, बैलेंस बजट के बारे में बता देती हूँ पहले। बैलेंस बजट क्या है? जिसमें रिसीव और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल है। लेकिन बैलेंस बजट कब अच्छा नहीं माना जाता? जब इकोनॉमी में बेरोजगारी की सिचुएशन है। लेकिन बैलेंस बजट की मेरिट ये है कि बैलेंस बजट शो करता है कोई अनवेस्टफुल एक्टिविटी, कुछ भी नहीं हो रहा है एक्सपेंडिचर, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी हुई है, ये इसके मेरिट डिमेरिट्स है। इसके बाद हमने डिस्कशन किया अनबैलेंस बजट में सरप्लस बजट। सरप्लस यानी रिसिप्ट ग्रेटर है, गवर्नमेंट रिसिप्ट ग्रेटर है एक्सपेंडिचर से, और ये कब अच्छा माना जाता है? जब इन्फ्लेशन है। कब अच्छा माना जाता है? इन्फ्लेशन है। कब अच्छा नहीं माना जाता? वो इसके डिमेरिट्स में आ जाएगा, जब डिफ्लेशन है। इसके बाद आता है सरप्लस बजट के बाद डेफिसिट बजट। तो डेफिसिट बजट क्या है? जिसमें रिसिप्ट कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा, यानी गवर्नमेंट के। ये कब अच्छा माना जाता है? जब बेरोजगारी किस में है? जब डिफ्लेशन है, मंदी काल है। और कब अच्छा नहीं माना जाता? जब इन्फ्लेशन है, बस रिवर्स कर दीजिएगा। तो ये टॉपिक बेटा यहाँ फिनिश हो जाता है कि बैलेंस और अनबैलेंस बजट क्या है। तो टॉपिक हम पूरा क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और करा देती हूँ जो रह गया है यहाँ पर। हमने बेटा डिस्कशन किया था कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है। अब इसके न्यूमेरिकल जो आते हैं वो यहाँ ये देखिए बहुत सिंपल आते हैं। यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है रेवेन्यू रिसिप्ट है, एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसिप्ट। टोटल मतलब जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों ही शामिल है, दोनों ऐड किए हुए हैं, रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर दोनों ही, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को ऐड करके यहाँ लिखा है। यहाँ रिकवरी ऑफ लोन अदर देन रिसिप्ट, ठीक है, लोन की रिकवरी है। बोरोविंग है बेटा, बोरोविंग आ गया, ये रहा 935 और इंटरेस्ट पेमेंट है। अब अगर पूछा जाए, मान लीजिए क्या पूछा जाए, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, तो रेवेन्यू डेफिसिट के लिए रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर है रेवेन्यू रिसिप्ट के। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखिए ये रहा 2/23/49,618, रेवेन्यू रिसिप्ट 1682,107, माइनस कर दीजिए, बस ये क्या आ गया? रेवेन्यू डेफिसिट। इसके बाद आता है, अगर सेकंड पूछा जाए कि फिस्कल डेफिसिट क्या है, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट के बाद हमने किसके बारे में डिस्कशन किया है? फिस्कल डेफिसिट क्या है। तो फिस्कल डेफिसिट में अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या था? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बेटा बोरोविंग भी था, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोविंग भी था। अगर फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए केवल एक ही साधन है, बोरोविंग ही ली जाती है। तो अगर यहाँ पर कहीं बोरोविंग है तो वही फिस्कल डेफिसिट का आंसर है। कहाँ है बोरोविंग? देखिए बोरोविंग ये रहा 935, क्या है ये? 935, ये सारी क्या कहलाई जाएगी? बोरोविंग। तो यही बेटा इसका आंसर होगा अगर फिस्कल डेफिसिट का पूछा जाए। लेकिन हमें और भी बताना है क्योंकि और भी टर्म यहाँ गिवन है। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करना है टोटल रिसिप्ट, लेकिन अदर देन बोरोविंग, बोरोविंग को छोड़कर। किसको? बोरोविंग को छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा टोटल एक्सपेंडिचर तो हम ले लेंगे 26, ये ठीक है, 86, 362 ये ले लेंगे। लेकिन अगर हम रिसिप्ट के बारे में बात करें तो बेटा टोटल रिसिप्ट मत ले लीजिएगा, टोटल रिसिप्ट तो बजट डेफिसिट हो जाएगा। ये टोटल रिसिप्ट में बोरोविंग भी शामिल है। हमें तो अब रिसिप्ट लेनी है जिसमें बोरोविंग शामिल नहीं है। तो कौन कौन से रिसिप्ट ले लेंगे बेटा? एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट ले लीजिए, ये रहा रेवेन्यू रिसिप्ट। इसमें क्या ऐड कर देंगे? अगर हम यहाँ देखें तो ये बोरोविंग अलग से दे रखी है, ये रिकवरी ऑफ लोन अदर रिसिप्ट यही था ना,
कैपिटल रिसिप्ट, तो बस इसको आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि इसमें बोरोविंग नहीं है, बोरोविंग क्या यहाँ अलग से दे दिया गया है, इसको आप ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर तो था टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोविंग, अगर इस बोरोविंग को ऐड कर दोगे ना तो टोटल रिसिप्ट आ जाएगी, जो हमें टोटल रिसिप्ट नहीं चाहिए, हमें टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोविंग चाहिए। तो इसके लिए रिवेन्यू रिसिप्ट ले लीजिए, रिवेन्यू रिसिप्ट तो पूरा ही लेंगे, प्लस हमें कैपिटल रिसिप्ट चाहिए, तो कैपिटल रिसिप्ट कहाँ है, अगर ये पूरा कैपिटल रिसिप्ट ले लोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोरोविंग शामिल है। यहाँ देखिए ये रही रिसिप्ट के आइटम, बेटा ये रहा रिसिप्ट और एक ये बोरोविंग अलग से, बोरोविंग लेनी नहीं है, बस ये 7 आइटम वाला ऐड कर दीजिए, ये यानी 7 पॉइंट जो है, ठीक है, 7 टर्म, तो ये आ जाएगी रिसिप्ट, फिर माइनस कर दीजिए किसमें से, एक्सपेंडिचर, यानी टोटल एक्सपेंडिचर में से, तो आंसर वही आएगा जो बोरोविंग का है, क्योंकि फिजिकल घाटे को पूरा करने के लिए क्या ली जाती है, बोरोविंग, क्या ली जाती है, बोरोविंग ली जाती है, तो यही आंसर फिजिकल डेफिसिट का आएगा। जैसे फिजिकल डेफिसिट का आंसर जाए बेटा ये जरूर कीजिएगा न्यूमेरिकल, ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे फिजिकल डेफिसिट का आंसर आ जाता है, अब पूछा जाता है प्राइमरी डेफिसिट क्या है, तो प्राइमरी डेफिसिट के लिए फिजिकल डेफिसिट चाहिए, हमें निकालना पड़ेगा, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देंगे, तो फिजिकल डेफिसिट तो हम निकाल चुके हैं, वैसे बोरोविंग ही आंसर है, बोरोविंग थी 935 635, इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट अगर देखो 9th आइटम दिया हुआ है 611035 36, इसको माइनस कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। तो ये है बेटा जो इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन था कि रिवेन्यू डेफिसिट तो बहुत सिंपल निकलेगा, जिसमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिवेन्यू रिसीट, बस फिजिकल का ध्यान दीजिएगा, टोटल एक्सपेंडिचर तो पूरा जाएगा, टोटल जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों ही शामिल है, टोटल रिसिप्ट नहीं आएगी, टोटल रिसिप्ट में अदर देन बोरोविंग आएगी, तो आप इसको अलग अलग शो कर लीजिए, टोटल रिसिप्ट यानी रेवेन्यू रिसिप्ट और प्लस